हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 डाइजेशन इन ह्यूमन का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो देखो, ह्यूमन या किसी भी ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन के यही स्टेप होते हैं जो अपन यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले वो फूड को क्या करेगा, इनटेक करेगा, इसे कहेंगे अपन इंजेक्शन। ठीक है। उसके बाद उस फूड को क्या किया जाएगा, इस फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाएगा कि उसे एब्जॉर्ब करने लायक बनाया जाएगा, उसे अपन कहेंगे डाइजेशन। फिर उस फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, बोले तो एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में ट्रांसफर किया जाएगा, उसे अपन कहेंगे एब्जॉर्प्शन। फिर जो एब्जॉर्ब फूड है उसे यूटिलाइज किया जाएगा, उसे अदर एनर्जी प्रोडक्शन में या फिर किसी और फॉर्मेशन प्रोसेस में यूज किया जाएगा, उसे कहेंगे एसिमुलेशन। और जब डाइजेशन के बाद में जब एब्जॉर्प्शन हो गया तो जो पीछे अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड जो एलिमेंट्री कैनाल में बच गया था उसे बाहर निकालना क्या कहलाएगा, ईजेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वन बाय वन अपन सारे करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन से। तो देखो, इसका मतलब होता है बेसिकली इनटेक ऑफ फूड, मतलब फूड को अंदर कंज्यूम करना। इसके भी दो स्टेप होते हैं, मेस्टिकेशन और डीग्लूटिनेशन। मेस्टिकेशन का मतलब होता है जो फूड अपन ने बाहर से कंज्यूम किया है उसे छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने की स्टार्टिंग करनी है। और वो अपन किससे करते हैं, अपन टिथ से करते हैं। तो टिथ से उन जो फूड के पार्टिकल है उसे छोटे छोटे पार्ट में अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और टिथ के इस काम में टिथ की हेल्प करता है टंग। ठीक है। और फिर जब वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो उसमें साथ साथ में उसमें सलाइवा भी मिक्स की जाएगी। अब सलाइवा मिक्स हुआ ये मेस्टिकेटेड जो फूड होता है वो एक बॉल का फॉर्म ले लेता है, उसे अपन कहते हैं बॉलस। और फिर उस बॉलस की फॉर्म को अंदर की तरफ निगलना क्या कहलाता है, डीग्लूटिनेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो करते हैं। देखो, मेस्टिकेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीस बाय टिथ विद द हेल्प ऑफ टंग। ठीक है, टिथ और टंग के हेल्प से क्या किया जाता है, फूड को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ा जाता है। During mastication, food is mixed with saliva and converted into semi-solid form known as bolus. ठीक है, bolus is pushed inward through the pharynx into esophagus. This process is known as deglutination. इसे निगलना भी कहते हैं। ठीक है, deglutination जो होता है वो एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है जिसमें टंग, सॉफ्ट पैलेट, इसोफेगस ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, जब अपन फूड को निगलते हैं उस समय बहुत सारी चीजें एक साथ होती है। तो सबसे पहले टंग जो होती है वो मुंह का जो फ्रंट होती है उसको कवर कर लेती है। जो अपने वो सॉफ्ट पैलेट का लास्ट हैंगिंग पार्ट था वो क्या करता है, इंटरनल नोस्ट्रल्स को क्या करता है, बंद कर देता है। और एपिग्लोटिस जो होता है वो ग्लोटिस को बंद कर देता है। और अब फूड को पुश किया जाता है। तो फूड को आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, फेरिंग्स से होता हुआ वो कहां चले जाए, गैलेट से होता हुआ इसोफेगस के अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसोफेगस में क्या होते हैं, पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से फूड आगे और पुश होता है और कहां पर पहुंच जाता है, स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टेप करते हैं डाइजेशन। तो देखो, डाइजेशन बहुत सारी जगह पर अलग अलग थोड़ा डाइजेशन होता फिर कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो सबसे पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है कहां, बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में जो डाइजेशन है वो मेनली करता है सलाइवा। कौन करेगा, सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं टाइलिन। और ये टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन करता है। एक कारण पार्शियल डाइजेशन का ये भी होता है, कंप्लीट डाइजेशन इस वजह से भी नहीं हो पाता क्योंकि फूड यहां पर इतनी देर के लिए रुकता भी नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। स्टार्च को टाइलिन जो है वो दो चीजों में कन्वर्ट करता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रीन। ये दोनों ही चीजें बेसिकली क्या है, शुगर या ग्लूकोज का क्या है, पॉलीमर है। माल्टोज में ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल होते हैं जबकि डेक्स्ट्रीन में ग्लूकोज के 3 से 9 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर अपने स्टार्च का क्या हुआ, पार्शियल डाइजेशन हुआ। और वो किसकी वजह से हुआ, सलाइवा। और सलाइवा में भी पूछे तो किसकी वजह से, टाइलिन। टाइलिन की जो ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड होती है जिसपे ये अच्छे से काम करता है वो होता है 6.8, करीब 6 से 7 के बीच में। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां के बाद ये बॉलस फूड जो है वो पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट से होता हुआ, इसोफेगस से होता हुआ कहां पहुंच जाता है, स्टमक। स्टमक जो होता है वो वहां पर फूड बहुत देर के लिए क्या करता है, रुकता भी है, करीब 2 to 3 आवर, 3 to 4 आवर, डिपेंडिंग कि आपने क्या कंज्यूम किया उसके बेसिस पे फूड यहां पर डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए यहां रुकता है। ठीक है, अब देखो, बॉलस जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा। अब स्टमक की जो वॉल होती है वो खुद मस्कुलर होती है, अपन ने देखा था। उसमें एक एडिशनल मसल्स भी होती है
ठीक है। मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना जो होती है उसमें एक एडिशनल मसल्स होती है। आप में से जिसको मालूम हो कमेंट सेक्शन में उस एडिशनल मसल्स लेयर का नाम बताना आप, ठीक है। तो वो जो होती है उसकी वजह से स्टमक में खुद में ऐसे मस्कुलर मूवमेंट होते हैं और उन मूवमेंट की वजह से ये बॉलस फूड और ज्यादा चर्निंग और ज्यादा क्या किया जाता है, टुकड़ों में तोड़ा जाता है और साथ में इसमें गैस्ट्रिक जूस को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो bolus is further churned with peristaltic wave in stomach with gastric juice. Food stored in stomach for 3 to 4 hours. अब देखो इसमें गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है और कुछ एनिमल में जो होता है वो रेनिन भी होता है, ठीक है। तो एक एक करके अपन करते हैं। पहले HCl क्या क्या करेगा, तो जो फूड के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया उनको किल कर देता है, ठीक है। जो फूड के हार्ड पार्ट है उन्हें सॉफ्ट करने का काम करता है और जो मीडियम है उसे एसिडिक कर देता है। अब इस एसिडिक मीडियम करने के बेनिफिट क्या है, तो दो बेनिफिट है। पहला तो ये एसिडिक मीडियम जो होता है वो इनएक्टिव एंजाइम को किस में कन्वर्ट करता है, एक्टिव में। तो अपने ह्यूमन में तो एक ही इनएक्टिव एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, HCl उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में। और दूसरे एनिमल्स जो अपने बच्चों को मिल्क से नरिश करते हैं और उनमें मिल्क के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम रेनिन होता है, रेनिन बेसिकली प्रो रेनिन फॉर्म में होता है और उस प्रो रेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, HCl ही करता है, ठीक है। और दूसरा ये एसिडिक मीडियम क्या काम करता है, ये जो टाइलिन का जो फंक्शन था उसको प्रिवेंट कर देता है, टाइलिन की एक्टिविटी को रोक देता है ताकि यहां के एंजाइम अच्छे से वर्क कर पाए, ठीक है। पेप्सिन, अब पेप्सिन का क्या काम है, वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है। ये जो था वो स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन करता था, कौन, टाइलिन। और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है और उसे प्रोटियोजेज और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। कंप्लीट डाइजेशन कब कहलाएगा, जब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड में, ठीक। ऐसे कैसे ये स्टार्च कंप्लीटली डाइजेस्टिव कब कहलाएगा कि कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया, जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अभी भी ये ग्लूकोज में नहीं हुआ इसलिए यहां पर स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन, और यहां ये एमिनो एसिड में नहीं कन्वर्ट हुआ इसलिए यहां प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन, लेकिन करता कौन है, पेप्सिन। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो एक इतना स्ट्रॉन्ग लाइपेज वाला एंजाइम नहीं होता, लिपिड को स्ट्रॉन्ग लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता। तो ये कुछ लिपिड को डाइजेस्ट कर सकता है, जैसे मिल्क में जो फैट होती है या बटर में जो फैट होती है, जैसे ट्राइब्यूट्रीन करके एक बटर में फैट होती है, उससे ये डाइजेस्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक फूड इज कन्वर्टेड इनटू सेमी लिक्विड फूड, ठीक है। तो अब बॉलस नहीं रही स्टेट, जब स्टमक में एंटर किया था फूड तो वो बॉलस स्टेट में था। फूड जब स्टमक को पार करता है तो कौन सी स्टेट में होता है, काइम। याद रखना आप, काइम और बॉलस में फर्क हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल डाइजेशन। अब स्टमक से आगे फूड कहां जाएगा, इंटेस्टाइन में, तो वहां डाइजेशन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। तो 1 by 1 देखते हैं कि यहां पर डाइजेशन कैसे होता है। तो बेसिकली यहां 3 जने हैं जो डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक तो लीवर से जो बाइल जूस आएगा उसका कुछ फंक्शन होगा, पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस आएगा उसका कुछ फंक्शन होगा, और ठीक ऐसे कैसे इंटेस्टाइन के अंदर, खुद के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो थी वो जो जूस सिक्रेट करेगी उससे जो डाइजेशन होगा। तो पहले देखते हैं बाइल जूस क्या करते हैं। तो आप सबने पढ़ रखा है बाइल जूस बेसिकली क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। अब ये करता कैसा है इसको समझ लो। तो देखो इसकी जो मैकेनिज्म है कुछ कुछ सोप और डिटर्जेंट जैसी होती है। आप सबको मालूम होगा शायद कि सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं उसका जो मॉलिक्यूल होता है उसका एक एंड कैसा होता है, पोलर, और एक एंड कैसा होता है, नॉन पोलर। जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो फैट या जो अपनी डर्ट जो होती है उस पर जाके चिपक जाता है, और जो पोलर पार्ट होता है वो पानी में रहता है, ठीक है। फिर जब अपन कपड़े को ऐसे से करते हैं तो वो उससे खींच लेता है उस डर्ट को छोटे टुकड़ों में और पानी में लेके आ जाता है, जिससे क्लीनिंग होती है, आपने पढ़ा होगा। ठीक ऐसे कैसे यहां पर भी होता है। जो ये बाइल जूस है इसमें बेसिकली बाइल सॉल्ट और लेसिथिन ये इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं, और ये दोनों मॉलिक्यूल का एक पार्ट, मतलब एक एंड तो कैसा होता है, पोलर, और एक एंड कैसा होता है, नॉन पोलर। जो पोलर पार्ट है वो फूड के साथ जो वाटर आया उसी में ही रहता है, और जो नॉन पोलर पार्ट है वो जो फैट की सरफेस पे चिपक जाता है, बड़ी फैट के जो ग्लोब्यूल्स है उस पे चिपक जाता है, और फिर एक टेंशन क्रिएट होता है, और इस टेंशन से जो फैट का बड़ा ग्लोब्यूल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। फैट के इन बड़े ग्लोब्यूल्स का स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट।
और अब इस फैट पे आगे डाइजेशन जो एंजाइम होंगे, जो पेनक्रियाटिक लाइपेज होगा, जो इंटेस्टाइनल लाइपेज होगा, वो अच्छे से वर्क करेंगे और इसे अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे। जब तक ये कन्वर्जन नहीं होता, इमल्सिफिकेशन नहीं होता, वो एंजाइम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इमल्सिफिकेशन होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ताकि आगे जो है वो फैट का अच्छे से डाइजेशन हो सके। एक और चीज, क्योंकि ये जो बाइल जूस में जो ये अपने बाइल सॉल्ट और लेसिथिन जो है वो कुछ कुछ डिटर्जेंट जैसा बिहेव कर रहे हैं, इसलिए इसको नेचुरल डिटर्जेंट के हिसाब से अगर आपसे पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसे नेचुरल डिटर्जेंट कह सकते हैं, तो अपन बाइल जूस या बाइल सॉल्ट, लेसिथिन, इनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे का डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं डाइजेशन बाय पैनक्रियाटिक जूस। तो देखो पैनक्रियाज में पहले देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो पैनक्रियाज में कुछ एंजाइम तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज और प्रो इलास्टेज। अब ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो ट्रिप्सिन फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंटेरोकाइनेज से, और फिर ये ट्रिप्सिन जो है ये काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज और प्रो इलास्टेज को अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज कार्बोक्सीपेप्टिडेज में और प्रो इलास्टेज इलास्टेज में। ये चारों के चारों एंजाइम जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन से रिलेटेड है। तो जो प्रोटियोज और पेप्टोन्स बने, कहां बने थे? ये गैस्ट्रिक जूस के एक्शन की वजह से प्रोटीन जो था इनमें कन्वर्ट हो गया था। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन इन पे वर्क करता है और इन्हें स्मॉल पॉलीपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। अपने फूड में एक इलास्टिन फाइबर भी होता है, इलास्टिन प्रोटीन फाइबर, उन पे इलास्टेज एंजाइम काम करता है और वो उन्हें स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड बने हैं इस पे कार्बोक्सीपेप्टिडेज काम करेंगे और इसे डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे? डाइपेप्टाइड में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये तो हो गया प्रोटीन का डाइजेशन। इसके अलावा पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी होता है जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और पैनक्रियाटिक लाइपेज भी होता है जो इमल्सिफाइड फैट पे काम करता है और उसे डाई और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। और न्यूक्लिएज एंजाइम होता है जो डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। ये सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो करीब पीएच 7 पर वर्क करते हैं। बोले तो इन्हें एसिडिक पीएच नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट न्यूट्रल से बेसिक पीएच के आसपास चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये जितने भी डाइजेशन का प्रोसेस हुआ इससे फाइनल एंड प्रोडक्ट जिस फॉर्म में अपन चाहते हैं अभी उस फॉर्म में डाइजेशन नहीं हुआ। इसका मतलब इनको फर्दर अभी तोड़ना बाकी है और ये काम करता है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो लगभग 8.5 पीएच पे काम करता है जो कि बेसिक है। तो इसका मतलब अगर अपन को पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल में पीएच क्या रहती है, तो इनिशियली क्या रहती है? एसिडिक, और बाद में क्या हो जाती है? बेसिक। ठीक है, अब देखो अपन आगे बढ़ते। देखो माल्टोज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, और ये काम होता है माल्टेज एंजाइम से। किससे होता है? माल्टेज से। लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है लैक्टेज एंजाइम से, और सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है सुक्रेज एंजाइम से। तो ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं? जो डाइसैकेराइड थी उसको किस में कन्वर्ट किया? मोनोसैकेराइड में। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल लाइपेज जो होता है, जो यहां पर पेनक्रियाटिक लाइपेज जब इमल्सिफाइड फैट पे काम किया था तो उसने डाई और मोनोग्लिसराइड बनाए थे। इन डाई और मोनोग्लिसराइड पे इंटेस्टाइनल लाइपेज काम करके इन्हें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है जो कि फैट का एंड प्रोडक्ट होगा। न्यूक्लियोटाइड्स जो बने थे कहां से बने थे? डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड में यहां कन्वर्ट हो गया था न्यूक्लियेज एंजाइम से। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है उन्हें न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है, और न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड को सुगर और बेस में कन्वर्ट कर देता है। और डाइपेप्टाइड जो यहां पे बने थे इसके डाइजेशन की वजह से उन्हें डाइपेप्टिडेज एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली इंटेस्टाइनल जूस जो है वो कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। मतलब जो अभी तक थोड़ा थोड़ा डाइजेशन होता गया उसको फाइनली जिन फॉर्म में बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है उन फॉर्म में क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, फूड के जो डाइजेस्ट फूड हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन करना। अब इस एब्जॉर्प्शन से अपन क्या समझते हैं? तो एलिमेंट्री कैनाल से जो भी ये एंड प्रोडक्ट है इनको ब्लड या लिम्फ में ट्रांसफर करना
क्या कहलाएगा उनका एब्जॉर्प्शन। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। पहला, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का होता है इलियम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसके अलावा फैट सोल्यूबल सब्सटेंस, अल्कोहल और कुछ ड्रग स्टमक में भी एब्जॉर्ब होती है, और वाटर, उनके साथ मिनरल, विटामिन, ये जो होते हैं वो कॉलन में, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहां कहां एब्जॉर्प्शन होता है ये पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एब्जॉर्प्शन होता किससे है? तो या तो पैसिव फॉर्म में डिफ्यूजन से, या एनर्जी खर्च करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। दो ही तरीके। अब एमिनो एसिड और ग्लूकोज जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं, और कहां एब्जॉर्ब होंगे? ब्लड में जाएंगे। जबकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होंगे, और डिफ्यूजन से वो एब्जॉर्ब होंगे, और एब्जॉर्ब होकर वो कहां चले जाएंगे? लिम्फ में चले जाएंगे। विटामिन और सॉल्ट जो है वो एक्टिव और पैसिव दोनों ही मोड से एब्जॉर्ब हो सकते हैं, और वाटर जो होता है वो हमेशा ही डिफ्यूजन मोड से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये अपना डाइजेशन तो पूरा हो गया था, एब्जॉर्प्शन का ये स्टार्टिंग कर लिया है। कुछ और भी पॉइंट है डिटेल में देखने हैं, अभी अपन आगे करते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? तो देखो, फैट एक स्पेशल मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होती है, तो उसे अच्छे से समझते हैं। तो देखो, जो अपन फैट कंज्यूम करते हैं वो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होती है। इसको अच्छे से समझना कि ट्राइग्लिसराइड क्या होती है। तो उसमें एक ये जो अपन को एक ऐसा लाइन जैसा स्ट्रक्चर शो किया है, ये बेसिकली ग्लिसरॉल वाला पार्ट होता है, जिसमें ग्लिसरॉल में आप सबको पता होगा 3 OH होते हैं। तो वो जहां H होते हैं OH के, वो निकल के उसके आगे 3 फैटी एसिड की चेन क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है, और इस फॉर्म में लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं। फिर बाइल जूस जो होता है, जिसके अंदर बाइल सॉल्ट और लेसिथिन होते हैं, वो इन लार्ज फैट ग्लोब्यूल को तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं। और ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो मिसेल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सेंटर में क्या होती है? फैट का छोटा सा ग्लोब्यूल होता है, और उसे चारों तरफ से कवर किया हुआ क्या होता है? बाइल सॉल्ट, जिसके 2 पार्ट होते हैं बेसिकली, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट तो फैट से जुड़ा होता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ होता है, जो इसको अब ये फैट के ग्लोब्यूल को काइम की तरफ, जो फूड है उसके वाटर की तरफ क्या करेगा? खींचेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस मिसेल पे कौन काम करता है? इस मिसेल पे पैनक्रियाटिक लाइपेज काम करता है, और ये पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है कि ये फैटी एसिड को यहां से अलग कर देता है। जनरली फर्स्ट और लास्ट फैटी एसिड यहां से निकल जाते हैं, तो एक फैटी एसिड अभी भी जुड़ा हुआ रह गया, इसलिए अब ये क्या कहलाएगा? ट्राई की जगह मोनोग्लिसराइड, और वो जो 2 निकले हैं वो फ्री फैटी एसिड। और ये काम कौन करता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज। अभी भी ये चारों तरफ से किससे कवर्ड है? यही बाइल सॉल्ट से। बोले तो अभी भी मिसेल से कवर्ड है। तो बोले तो पैनक्रियाटिक लाइपेज के वर्क करने से पहले मिसेल के अंदर किस फॉर्म में होता है? ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज जब उस पर वर्क करता है तो ये ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और ये जो मिसेल है, क्योंकि इसको चारों तरफ से कैसे, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये बेसिकली कैसी थी? हाइड्रोफिलिक। इस वजह से ये वाटर सॉल्यूबल होता है और ये काइम में डिसॉल्व रहता है, और इसी के साथ ये फूड आगे जब बढ़ता रहता है तो ये भी आगे मूव करता है, और धीरे धीरे ये मूव करता हुआ म्यूकोसल सेल तक चला जाता है, जहां इंटेस्टाइन की उसके ऊपर क्या होता है? माइक्रोविलाई होते हैं, वहां तक चला जाता है। तो इसको एक बार वापस से रीड करते हैं। देखो, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाइल सॉल्ट से, और इन फॉर्म ऑफ मिसेल। इसमें अभी किस फॉर्म में? ट्राइग्लिसराइड। फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है इसे मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी भी ये किससे सराउंडेड है? बाइल सॉल्ट से, मतलब मिसेल के फॉर्म में। दिस मिसेल इज soluble in chyme and it contain monoglyceride and fatty acid at center. When it reach near the microvilli of mucosal cell, monoglyceride and fatty acid enter into mucosal cell by pinocytosis. देखो, इसको समझो। देखो, आपने 11th में ये चीज की थी, सेल के अंदर कोई चीज अंदर एंटर करती है तो इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और सेल से कोई बाहर चीज जाती है तो उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अगर अंदर की तरफ जो चीज आ रही है वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस, और अगर वो सॉलिड की फॉर्म में है तो उसे कहेंगे फेगोसाइटोसिस। तो बेसिकली होता क्या है कि जब ये अपना ये वाला मिसेल जो है वो म्यूकोसल सेल के पास में पहुंचता है, ये म्यूकोसल सेल की माइक्रोविलाई, तब क्या होता है? ये मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड जो होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं। क्योंकि लिक्विड पोर्शन अंदर चला गया, इसलिए यहां पर मैंने क्या लिखा है कि एंटर्ड बाय पिनोसाइटोसिस।
और ये जो बाहर के बाइल सॉल्ट है ये बाहर के बाहर ही रह जाते हैं। ये बाइल सॉल्ट जो है वो वापस रीअब्सॉर्ब और रिसाइकल हो सकता है, या फिर ये बाइल सॉल्ट जो है वो एक्सक्रिएट भी किया जा सकता है। अब देखो ये मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड म्यूकोसल सेल के अंदर आ गए, यहां पर ये एसईआर में एंटर करते हैं और वहां पर मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड से वापस न्यू ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, और रफ ईआर क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन जो है इस ट्राइग्लिसराइड को चारों तरफ से कवर कर लेता है। ये ग्रीन कलर का जो सर्कल है वो ट्राइग्लिसराइड को शो कर रहा है, और जो ये ऑरेंज कलर की बाउंड्री है वो किसी को शो कर रही है, प्रोटीन को। तो अंदर लिपिड और बाहर प्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन के जो मॉलिक्यूल है इनको क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन। क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन जो होते हैं इस सेल से एक्सोसाइटोसिस, अभी मैंने बताया सेल से बाहर निकलना क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस, उससे होता हुआ लैक्टियल में चला जाता है, और ये लैक्टियल से होता हुआ लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ वेसल से होता हुआ वेन में, और फिर आगे दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर होता है। यहां पर ये ब्लड प्लाज्मा या कुछ सर्टेन टिश्यू में वहां पर एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको कहते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज, वो इसको वापस मोनोग्लिसराइड और किस में कन्वर्ट कर सकता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मैंने एक अलग से क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट अपन करते हैं कि एमिनो एसिड और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। तो देखो दोनों का ही जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक ही तरीके से होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसको समझते हैं। देखो ये अपने म्यूकोसल सेल है और ये माइक्रोविलाई। ठीक है, इस तरफ अभी फूड है। ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट है फूड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज, वो, और प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट है एमिनो एसिड, वो यहां पर है, और यहां से एब्जॉर्ब होकर उसे यहां पर ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है इधर, स्टेप फर्स्ट जो होता है यहां पर होता है, और यहां पर सोडियम पोटेशियम चैनल होता है, और वो एनर्जी यूटिलाइज करके सोडियम और पोटेशियम को क्या करता है, पंप करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 टर्म बताना चाहता हूं जो आपकी बुक में नहीं दे रखी, मैंने इस टॉपिक में यूज की है और आपके 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में दे रखी है। देखो किसी भी ऐसे पंप या किसी भी चैनल से चीजों का इधर उधर ट्रांसफर होना 3 तरीके का होता है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर हो, जैसे यहां Na+ इधर आ रहा है और K+ इधर जा रहा है, ऐसे को कहते हैं एंटीपोर्ट। दो चीजें एक साथ एक ही तरफ हो तो इसे कहते हैं सिम्पोर्ट, और सिर्फ एक ही चीज ट्रांसफर हो तो उसे कहेंगे यूनिपोर्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो यहां पर होता है, और यहां पर क्या होता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो एटीपी को यूज कर 3 Na+ बाहर की तरफ और 2 K+ अंदर की तरफ क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए होती है, सिर्फ इसी प्रोसेस में एनर्जी चाहिए होती है, और इसी वजह से ये कैसा एब्जॉर्प्शन कहलाता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसकी वजह से यहां अंदर की तरफ स्टेप सेकंड क्या होगा, अंदर की तरफ कंसंट्रेशन ऑफ Na+ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बाहर की तरफ जो Na+ है वो यहां से होते हुए कहां आएंगे, अंदर। इसको समझने के लिए यहां से जूम करते हुए अपन ये बता दिया, बाहर से Na+ ज्यादा है या अंदर Na+ कम हो चुके हैं, क्योंकि यहां से तो यहां ट्रांसफर कर दिए। तो बाहर से Na+ डिफ्यूजन से बोले तो बिना एनर्जी के वेस्टेज के, क्यों, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चीजें अपने आप ही चली जाती है। तो Na+ बाहर से अंदर आएगा और अपने साथ साथ ग्लूकोज का या एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल भी लेके आएगा। तो बोले तो कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, सिम्पोर्ट ट्रांसफर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहां पर अंदर क्या हो गया, ग्लूकोज या एमिनो एसिड आ गया। फिर ये ग्लूकोज और एमिनो एसिड नीचे फैसिलिटेड ट्रांसफर से किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में। तो पहला स्टेप होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ Na+ K+ बाय सोडियम पोटेशियम आयन, और ये एक तरह का एंटीपोर्ट ट्रांसफर होता है, एनर्जी यूज होती है। सेकेंड स्टेप होगा, इसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ Na+ अंदर की तरफ म्यूकोसल सेल के अंदर की तरफ डिक्रीज होगी। तीसरा होगा सिम्पोर्ट ट्रांसफर ऑफ Na+ ग्लूकोज या Na+ एमिनो एसिड फ्रॉम आउटसाइड टू म्यूकोसल सेल। और फोर्थ स्टेप क्या होगा, फैसिलिटेड ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड और ग्लूकोज टू ब्लड वेसल्स। ठीक है, फैसिलिटेड ट्रांसफर आप में से कुछ लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। देखो ट्रांसफर 2 तरीके के होते हैं मेजरली, एक्टिव जिसमें एनर्जी चाहिए होती है और पैसिव जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती।
फैसिलिटेटेड का मतलब होता है कि इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती, लेकिन चीजें जो होगी किसी सर्टेन चीज की वजह से इधर से इधर क्या की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी। फैसिलिटेटेड ट्रांसफर भी एक तरह का पैसिव ट्रांसफर ही है, ठीक है। तो इस तरीके से एमिनो एसिड और ग्लूकोज एब्जॉर्ब होते हैं। ये आप डायग्राम बना लें और ये 4 जो स्टेप है ये अलग से नीचे की तरफ लिख भी लें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 4th स्टेप अपने डाइजेशन की मैकेनिज्म या फिजियोलॉजी में, वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, जो फूड मटेरियल अपन ने एब्जॉर्ब किया है वो ब्लड से कहां पर पहुंच जाता है, सेल, और वहां पहुंचने के बाद उसके साथ कुछ सर्टेन चीजें होती है। पहला, उसको यूटिलाइज किया जाता है किसके, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। दूसरा, एडिशनल अमाउंट जो होगी उसको ग्लाइकोजन और फैट में स्टोर कर दिया जाता है। यही वजह है कि अपन अगर जरूरत से ज्यादा चीजें कंज्यूम करें, न्यूट्रिशन कंज्यूम करें, तो वो फैट के फॉर्म में डिपोजिट होने लगती है और फिर ओबेसिटी बढ़ती है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ फैट कंज्यूम करने से ही ओबेसिटी बढ़ती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने जो नए मटेरियल भी बन सकते हैं, मतलब जो अपन ने चीजें यूज की है, जैसे मान लो अपन ने एमिनो एसिड लिया है, मतलब प्रोटीन कंज्यूम किया था और उससे एमिनो एसिड बने थे, उन एमिनो एसिड और बॉडी कुछ एमिनो एसिड खुद भी सिंथेसाइज करती है, उनको यूज करके कुछ नए तरह के प्रोटीन भी बना सकती है। और इन सब फंक्शन में लीवर जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि ग्लाइकोजन का कन्वर्जन वगैरह, ये सब कौन हैंडल करता है, लीवर। नेक्स्ट है इजेशन। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड जो अब डाइजेस्ट भी नहीं हो पाया और जिस भी कारण से अपन एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाए, उसे पहले रेक्टम में स्टोर करेंगे और फिर एनएस के थ्रू बाहर निकाल देंगे, इसे कहेंगे इजेशन। नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक है अपने चैप्टर का, वो है माल न्यूट्रिशन। इसको अच्छे से सुनना, इसका डिस्क्रिप्शन आपको आगे से नोट करना है। मैं आपको एक साथ सब समझा देता हूं, जो भी आगे की स्लाइड में लगा हुआ, आप 1 बाय 1 अच्छे से सुने। सबसे पहले अपन ये सुनते हैं कि डाइट या फूड क्या होता है। फूड अपने न्यूट्रिशन का सोर्स होता है, उसे अपन डाइट कहते हैं। उस डाइट में अपने जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, फैट जो एनर्जी का सेकेंडरी सोर्स होता है और कुछ सर्टेन और फंक्शन भी परफॉर्म करता है, प्रोटीन जो अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स और अपने रिपेयर विपेयर का काम करवाता है, फाइबर, इसके अलावा मिनरल्स, विटामिन और वाटर, ये सारे क्या होने चाहिए, एक डाइट के कंपोनेंट होने चाहिए। अब इन सब की अमाउंट बॉडी में अलग अलग लेवल पे रिक्वायर्ड होती है, तो वो डाइट जिसमें ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हो और उतनी अमाउंट में प्रेजेंट हो जितनी अपन को रिक्वायर्ड हो, तब तो ऐसी डाइट को कहते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। अगर डाइट ऐसी हो जिसमें से इनमें से कोई एक न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट हो, या जरूरत से कम हो, या जरूरत से ज्यादा हो, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं अनबैलेंस डाइट। ऐसी अनबैलेंस डाइट अगर अपन एक बार कंज्यूम करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अपन ऐसी अनबैलेंस डाइट चाहे तो अपन खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं या किसी कारण से कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब पुवर्टी हो सकती है या लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है कि पता ही नहीं क्या कंज्यूम करना है, और लंबे टाइम पीरियड के लिए अपन ऐसी डाइट कंज्यूम करते रहे, तो जो कंडीशन क्रिएट होती है उसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन बेसिकली ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन की डाइट की वजह से होती है और उस डाइट में 1 और मोर जो ये न्यूट्रिएंट्स है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, या तो हो ही ना, या जरूरत से ज्यादा हो, या फिर इतनी अमाउंट में हो कि वो प्रॉपर अमाउंट जितना न्यूट्रिशन नहीं दे पाए, तब ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन। तो कंडीशन ऑफ अ पर्सन विच इज कॉज्ड बाय द डाइट विच डजंट सप्लाई ऑल न्यूट्रिशन इन प्रॉपर अमाउंट ड्यू टू, और कभी कभी ऐसा होता है कि डाइट तो अपन बराबर ले रहे हैं पर अपन को कोई सर्टेन मेटाबॉलिक डिजीज है जिसकी वजह से अपन उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो अभी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर एक पर्सन की डाइट में कैल्शियम बराबर है लेकिन उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम वो कितना भी कंज्यूम करेगा उसकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो उसमें किसके सिम्टम्स आएंगे, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आएंगे। तो जरूरी नहीं है कि माल न्यूट्रिशन डाइट की वजह से ही हो, सिर्फ डाइट की वजह से हो, कभी कभी ऐसा होता है किसी और डिजीज की वजह से अपन डाइट के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते। अब माल न्यूट्रिशन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तो देखो माल न्यूट्रिशन जो होता है उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन और स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। अंडर न्यूट्रिशन मतलब अपन न्यूट्रिएंट्स तो सारे ले रहे हैं लेकिन सर्टेन कुछ 1 या 2 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो अपन कम अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन जब अपन रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कंज्यूम करते हैं तो
तो उसे अपन क्या कहेंगे, ओवर न्यूट्रिशन। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन बोले तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है उसमें से कुछ अपन जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करें, कुछ जरूरत से कम कंज्यूम करें, तो उसे इम्बैलेंस न्यूट्रिशन कहेंगे। और नेक्स्ट है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, मतलब कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में से बिल्कुल ही गायब है या फिर वो नहीं के बराबर कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसी डिजीज को अपन क्या कहेंगे, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब एक और चीज सुनना, WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने 5 मेन अपने क्या डिजीज के बारे में बताया कि ये माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। उसमें से 2 तो है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की वजह से, प्रोटीन एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसमें क्वासिओरकोर और मरेस्मस। एक है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसको कहते हैं एक्सोप्थेल्मिया। ठीक है, इसके अलावा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है। और एक डिजीज है ओबेसिटी, और इसके अलावा गॉइटर और एनीमिया। तो देखो ओबेसिटी को साइड में कर दो, तो क्वासिओरकोर, मरेस्मस, गॉइटर, एनीमिया और अपने कौन सी हो गई थी, एक्सोप्थेल्मिया, ये 5 डिजीज WHO ने कहा कि मेनली ये डिजीज होती है किसकी वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से। इसके अलावा भी डिजीज है लेकिन ये है, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो देखो पहले अपन देखते हैं कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो 2 डिजीज प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, क्वासिओरकोर और मरेस्मस। क्वासिओरकोर और मरेस्मस दोनों में डिफरेंस ये है कि क्वासिओरकोर वाला पर्सन बाकी सारी चीजों को बराबर कंज्यूम कर रहा है, बोले तो कैलोरी डेफिशिएंसी नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट और फैट बराबर कंज्यूम कर रहा है, बस उसकी डाइट में से प्रोटीन गायब है। ऐसी डिजीज को क्या कहते हैं, क्वासिओरकोर। और इसका मेन सिम्टम्स ये होता है कि बेली जो होती है वो स्वेलन हो जाती है, फूल जाती है, स्टमक में मतलब स्वेलन आ जाता है। ठीक है, दूसरा होता है मरेस्मस। मरेस्मस में पर्सन को ओवरऑल डेफिशिएंसी, बोले तो कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी, फैट की भी डेफिशिएंसी और साथ ही साथ प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी, बोले तो प्रोटीन के अलावा कैलोरी डेफिशिएंसी भी है। ऐसी डिजीज को अपन क्या कहते हैं, मरेस्मस। इसमें पर्सन एकदम स्किनी हो जाता है और आई जो होती है वो अंदर की तरफ धस जाती है, सनकन आई कहते हैं। दोनों ही डिजीज में रिटार्डेड ग्रोथ होगी। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। दूसरी डिजीज थी एक्सोप्थेल्मिया, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो अपने है गॉइटर। गॉइटर आप में से लोग जानते भी होंगे और अपन एंडोक्राइन सिस्टम में और डिटेल में भी करेंगे। गॉइटर जो होता है वो बेसिकली आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आयोडीन जो होता है वो अपनी बॉडी में या गले में एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, उससे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। अब अगर थायराइड ग्लैंड जो है इस थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। और अगर अपनी डाइट में आयोडीन की कमी है तो वो उतना थायरोक्सिन नहीं बना पाएगी जितना बनाना चाहिए। और ऊपर से जो अपनी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, उससे और थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए प्रोवोक करेगी और धीरे धीरे उसमें स्वेलिंग आने लगती है। हालांकि उसकी खुद की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बराबर काम कर रही है, बस आयोडीन नहीं मिल रहा। ठीक है, इस वजह से गले में स्वेलिंग आ जाती है और इस डिजीज को क्या कहते हैं, गॉइटर। ठीक है, तो गॉइटर जो होती है वो बेसिकली किसकी वजह से होती है, अपने मिनरल डेफिशिएंसी। और कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से, आयोडीन। एक होता है एनीमिया, एमिया, एमिया मतलब ब्लड, एन मतलब नहीं होना, ब्लड में किसी भी तरह की कमी होना एनीमिया कहलाता है। ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाए, आरबीसी के काउंट कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, कुछ भी। यहां पर जो एनीमिया आपके है वो है बेसिकली कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन उतना सिंथेसिस नहीं हो पाता जितना रिक्वायर्ड होता है, उसकी वजह से जो ब्लड डेफिशिएंसी हुई उसे अपन क्या कहेंगे, एनीमिया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपने 5 डिजीज हो गई। वापस रिपीट कर देते हैं, क्वासिओरकोर, मरेस्मस, गॉइटर, एनीमिया और एक्सोप्थेल्मिया। इसके अलावा एक और डिजीज होती है जो आप सब जानते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी बेसिकली देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लोग भी बहुत कंफ्यूज है। उनको लगता है कि ओबेसिटी एक सर्टेन डाइट से ज्यादा खाने पर होता है या फिर फैट ज्यादा कंज्यूम करने से होता है, ऐसा नहीं। हर पर्सन की अपनी फिजिकल वो एक्टिविटी के बेसिस पे अलग अलग फूड की नीड होती है। ठीक है, और उस फूड की नीड, उस कैलोरी की नीड से अगर ज्यादा वो कंज्यूम कर रहा है तो उसे उस कंडीशन में धीरे धीरे उसकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होने लगेगी और फिर उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, ओबेसिटी। मतलब ओबेसिटी वो कंडीशन है जिसमें पर्सन अपनी कैलोरी नीड से ज्यादा कैलोरी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। अब वो कैलोरी को ज्यादा कंज्यूम चाहे फैट के फॉर्म में कर रहा है या चाहे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, दोनों ही ओबेसिटी क्रिएट कर सकती है। ओबेसिटी का जनरली मेन कारण जो होता है डाइट से कई गुना ज्यादा लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज होता है। ठीक है,
तो ये आपके कुछ टॉपिक है जो माल न्यूट्रिशन के अंदर दे रखे हैं, आगे की स्लाइड से आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके साथ अपन इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।